Collegium system is alien to the Indian Constitution. You tell me under which provision the collegium system has been prescribed. Prior to 1991, all the judges are appointed by the government. As long as the collegium system is prevailing, I have to respect the system. But if you expect the government should merely sign the name to be appointed as a judge, just because it is recommended by the collegium, what is the role of government then? What does the word due diligence mean? People are now raising voices that this system is not transparent, bit of opacity is there, and also there is no accountability. So government is doing certain things which government is expected to do. So never say that government is sitting on the files. नमस्ते, आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स और मैं हूं संजय दीक्षित। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों की कार्यप्रणाली, विशेषकर उनका जो कॉलेजियम सिस्टम है, आजकल फिर से चर्चा में है। और उसके चर्चा में आने का कारण भी स्वयं सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि स्वयं तो वो जितने भी नियुक्तियां करता है उसमें कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कॉलेजियम, उसके अतिरिक्त और कोई भी न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, वही सुप्रीम है। और जहां पर संविधान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से अधिकार दे रखे हैं कार्यपालिका को, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इत्यादि, वहाँ पे वो कहता है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप पार्टी बनाइए। हमारा जो संविधान है उसका पार्ट 4 है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसमें ये लिखा है कि देयर शैल बी सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट कतई नहीं मानता। वो हर जगह अपनी टांग अड़ाता है और एक तरह से सरकार को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट जिन सिद्धांतों से चलता है, जो न्यायिक सिद्धांत हैं, उसमें से एक प्रमुख सिद्धांत है जो कहता है कि यू शैल नॉट बी अ जज इन योर ओन कॉज। यह आप अपने ही मसले में स्वयं कोई निर्णय नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है वो उन्होंने यह कह के बनाया कि साहब कि ये हम गार्ड करेंगे, ये हमारा मसला है, हम निर्णय करेंगे। तो जो आपका स्वयं का निर्णय है उसके ऊपर आप जजमेंट स्वयं कैसे दे सकते हैं? लेकिन उन्होंने दिया, और अब इसके ऊपर पूरी बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि विशेष बात यह है कि जो कानून मंत्री हैं किरेन रिजिजू, वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन माने जाते हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने भी एक टाइम्स नाउ में एक इंटरव्यू में कह दिया कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये भारतीय संविधान से बिल्कुल ही, जिसको कह सकते हैं कि एक अनजाना सिस्टम है। एलियन बोला उन्होंने जो शब्द, क्योंकि वो अंग्रेजी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एलियन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सब हुआ कैसे? मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो भारत के संविधान के ऊपर माननीय न्यायाधीशों द्वारा किया हुआ फ्रॉड है। और वो कैसे है? देखिए, जो संविधान में लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सच ऑफ द अदर जजेस दैट ही में कंसिडर फिट। तो कंसल्टेशन वर्ड जो है वो आया हुआ है, तो कंसल्टेशन का मतलब ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी, विकीपीडिया की डिक्शनरी, ये dictionary.com, सब में जो है वो एक है। और वो कंसल्टेशन का मतलब होता है कि आपने किसी से सलाह ली और सलाह लेके उसको आपने चाहे माना या नहीं माना, ये आपका अधिकार है। और ये न केवल कंसल्टेशन का जो शब्द है न केवल डिक्शनरी में इस तरह से डिफाइन है, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको इसी तरह से डिफाइन किया हुआ है। लेकिन जब ये आर्टिकल 126 में जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, वहाँ पर जब आता है तो कहते हैं नहीं, कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस। अब कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस कहाँ से निकाल लिया इन्होंने, और उसको कंकरेंस को निकाल के उसके बाद फिर
कई सारे केस बना दिए। पहले तो आपका फर्स्ट जजेस केस एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, उसमें जो निर्णय लिखा जस्टिस भगवती ने, उसमें ये सबसे पहले उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस। और स्वयं जस्टिस भगवती ने बाद में चल के, यानी कि बाद में चल के ये स्वयं कह दिया कि ये जो जजमेंट है ये गलत है। वो अपनी मृत्यु से पूर्व ये स्वयं कह गए कि ये गलत है क्योंकि इसका अब मिसयूज़ हो रहा है। उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया कि एक कोई जज था जिसके बारे में सरकार ने उनसे कहा, जब वो चीफ जस्टिस थे, कि इनके विरुद्ध हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की बहुत ही खिलाफ रिपोर्ट्स हैं। तो उन्होंने स्वयं वो जो रिकमेंडेड नाम था उसको वापस ले लिया। लेकिन कहते हैं कि उसी कॉलेजियम में जो एक और व्यक्ति थे जो बाद में चीफ जस्टिस बने, उन्होंने उसी नाम को फिर से रिकमेंड करके और इस कॉलेजियम सिस्टम का फ़ायदा उठाते हुए और उसी व्यक्ति को फिर से जज बनवा दिया और वो चीफ जस्टिस बन गया बाद में जाके। उस जज का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, पता चला कहीं कंटेम्प्ट हो जाए मेरे ऊपर, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं, गूगल करके ढूंढ लीजिए। लेकिन ये जो पूरी बहस चल रही है इसमें और क्या तथ्य हैं? तथ्य ये है कि ये पूरा का पूरा फ्रॉड मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो ये संविधान है ये इसके ऊपर पूरी तरह से स्पष्ट है। पूरी तरह से स्पष्ट क्यों है? क्योंकि जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा इसके ऊपर संविधान सभा में पूरी बहस हुई है और ये बहस 24 मई 1949 को हुई है और 24 मई 1949 को इसमें अमेंडमेंट प्रपोज किए गए। एक एम पोकर साहिब ने अमेंडमेंट प्रपोज किया जो मद्रास से आते थे, जो मुस्लिम सीट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट हुए थे, मुस्लिम लीग के कोटे से गए नहीं वो वहाँ पे, वो बात अलग है। और दूसरा शुभन लाल सक्सेना जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस की जनरल कैटेगरी की सीट से आते थे। शुभन लाल सक्सेना ने इसमें ये अमेंडमेंट प्रपोज किया कि ये जो अपॉइंटमेंट है वो ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। पोकर साहब ने तो ये कहा कि नहीं, ये कंसल्टेशन के स्थान पर कंकरेंस शब्द आना चाहिए। और इसके उत्तर में आपको मैं बताऊं कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, और चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये अंग्रेजी में कहा गया है इसलिए मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर 24 मई 1949 को कि विद रिगार्ड टू द क्वेश्चन ऑफ द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस, it seems to me that those who advocate that proposition seem to rely implicitly both on the impartiality of the Chief Justice and the soundness of his judgment. कह रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार का प्रोपोजिशन कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो पूरी तरह से निष्पक्ष होगा और उसका जो विवेक है वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। फिर वो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, आई पर्सनली फील नो डाउट दैट द चीफ जस्टिस इज अ वेरी एमिनेंट पर्सन, बट आफ्टर ऑल द चीफ जस्टिस इज अ मैन विद ऑल द फीलिंग्स, ऑल द सेंटिमेंट्स एंड ऑल द प्रीजुडिसेस which we as common people have, and I think to allow the chief justice practically a veto upon the appointment of judges is something that we are not prepared to accept. I think therefore that this is also a dangerous proposition. कि भाई मैं ये मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं हूँ कि चीफ जस्टिस भी जो है आखिरकार आदमी ही तो है, और एज अ मैन उनकी जो भी है उनके अपने बायसेस हो सकते हैं, उनके प्रेजुडिसेस हो सकते हैं, इसलिए हम चीफ जस्टिस को वीटो नहीं दे सकते। ये बहुत ही खतरनाक प्रस्ताव है और इसके ऊपर जाते हुए, इतना स्पष्ट होते हुए भी संविधान में इन्होंने ये कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। उसमें करना क्या है, एक छोटा सा अमेंडमेंट लाना है। मैं ये मानता हूँ कि यदि कॉलेजियम सिस्टम हटाया नहीं जा रहा है तो इसके लिए एकमात्र व्यक्ति जो उत्तरदायी है, जो जिम्मेदार है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो है राहुल गांधी। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। क्योंकि राहुल गांधी ने एनजेएसी बनने के बाद में और उसके कुछ दिनों बाद, विशेषकर से जब वो गए और उनको बाहर से उनको डायरेक्शंस मिलने लगे, उसके बाद से उन्होंने यह रुख अख्तियार कर लिया है कि उनको सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना है और इसी कारण राज्यसभा में 2/3 बहुमत मिलना जो है वो संभव नहीं है इस सरकार के लिए।
अन्यथा ये बहुत ही साधारण एक कार्य करना है और उसमें केवल एक सरकार को एक ऐड ये करना है कि कंसल्टेशन शैल नॉट मीन कंकरेंस। केवल इतना एक प्रोवाइजो जोड़ना है आर्टिकल 126 में और उससे आपको सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि यहीं से तो इन्होंने निकाला है ना। और वैसे तो जो NJAC था वो बहुत साउंड सिस्टम था और उसमें भी जो उसका अध्यक्ष था वो चीफ जस्टिस था और उसमें जुडिशरी और जो नॉन जुडिशियल मेंबर्स थे उनकी बराबरी थी। तो ये सब होने के उपरांत भी ये इस प्रकार का जो सिस्टम बन गया ये बहुत ही गंभीर है। सरकार को ये चाहिए कि वो कैसे भी करके विपक्ष को अपने हित में साधे, क्योंकि विपक्ष को अपने हित में साधना सरकारों का एक प्रमुख काम होता है और विपक्ष को अपने हित में साध के इस कॉलेजियम सिस्टम जैसी एक फ्रॉड को बंद करे। क्योंकि पूरी तरह से इससे हो क्या रहा है कि वही जो वंशवाद है जिसको सरकार कहती है कि इस राजनीति में नहीं होना चाहिए, प्रशासन में नहीं होना चाहिए, वही वंशवाद पूरी तरह से एक विषबेल की तरह बढ़ के और इस पूरे जुडिशियल सिस्टम को खाया जा रहा है। इनकी जो मर्जी है वो करते हैं। वो अमेरिका का एजेंडा यहाँ पे चलाते हैं। भाई लोगों के सबके संपर्क बने हुए हैं। किस तरह से ये लोग जो हैं वो कैसे कैसे लोगों को, आप जाइए मुझे नहीं, आप जाइए जरा, आप सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में घूम लीजिए और आप एक दिन सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में घूम लेंगे, आपको सारे जजेस की सारी स्थिति पता चल जाएगी। बस ये कहिए कि साहब मुझको ये केस लगाना है तो सब बता देंगे कि अच्छा भैया इस जज के यहाँ लगाना है तो इस वकील को पकड़ दो, इस जज के यहाँ लगाना है इसकी उसके यहाँ इसकी चलती है। तो क्यों चलती है ऐसे लोगों की? ये कौन सा फेवर देते हैं जजेस को जो इनको जजेस फेवर करते हैं? ये पूरा का पूरा सिस्टम सड़ चुका है और ऐसे सड़े हुए सिस्टम को बिल्कुल यह आवश्यक है कि इसको ठोकर मार के हटाया जाए। इसके लिए जो भी आवश्यक हो करना वो सरकार करे। दूसरी बात यह है कि भाई सरकार यदि इनके गलत सलत निर्णयों को नहीं माने तो ये कर क्या लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये धमकाते हैं सरकारी अधिकारियों को कंटेम्प्ट से, लेकिन ये भी इसलिए हो रहा है कि वे अपनी कंटेम्प्ट की शक्तियों का पूरा उपयोग करते हैं और दुरुपयोग भी करते हैं। संसद के पास भी कंटेम्प्ट की शक्ति है। संसद क्यों नहीं उपयोग कर लेती? मैं नहीं कह रहा कि संसद उसका दुरुपयोग करे, उपयोग तो कर ले। संसद के पास महाभियोग की शक्ति है, उसका उपयोग तो कर ले। न करे दुरुपयोग, हम नहीं कह रहे कि कोई दुरुपयोग करे। जुडिशरी तो पूर्णतः दुरुपयोग पे आमादा है, संविधान को रीराइट कर देती है। जब BCCI का केस हुआ था तब मैंने कहा था भाई ये जो कर रहे हैं ये पूरी तरह से कानून के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध ये कार्य कर रहे हैं। ये एक तरह से एक संस्था को अपना बंधक बना के और उसमें अपना बनाया हुआ कानून लागू कर रहे हैं। ये अपना बनाया हुआ कानून लागू करने की प्रथा यदि आज आपने इसको अलाउ कर दिया तो ये बाद में जाके आप इसको सीमित नहीं कर पाएंगे। फिर ये किसी दिन आपके ऊपर भी लागू करेंगे। किसी दिन ये कहेंगे कि नहीं नहीं सारे सेक्रेटरीज भी हम ही अपॉइंट करेंगे। किसी दिन ये कहेंगे नहीं 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 प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट भी हमारा कंसल्टेशन कंकरेंस होनी चाहिए। जब कंसल्टेशन कंकरेंस इसमें ला सकते हैं कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर में भी CJI होना चाहिए, CBI के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसका प्रतिनिधि होना चाहिए, तो फिर ये कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसको रोकना पड़ेगा। इसके लिए इस सरकार के पास जो समर्थन है वो है। यदि आवश्यकता हो तो जन समर्थन भी जुटाए, जो मिल जाएगा। जनता बहुत दुखी है निचली अदालतों से, आपको अनुमान नहीं है। तो इसलिए फिर से एक बार मोदी जी से कहूँगा कि भाई हनुमान जी अपनी शक्तियों को याद कीजिए। का चुप साधि रहा बलवाना। और ये जो एक सुरसा रूपी एक दैत्य खड़ा हो गया है इस भारत के संविधान के ऊपर चढ़ के, भारत की जनता के आदेश के ऊपर चढ़ के, इसको आप ही प्रतिकार कर सकते हैं तो करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।